चलिए यहाँ पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आप लोग को दिखाई देता होगा, लिखा हुआ है, जो जो आसानी से नहीं मिलता है वह हमेशा नहीं रहता है। जो आसानी से नहीं मिलता है वह हमेशा नहीं रहता है, लेकिन जो हमेशा रहता है वह आसानी से नहीं मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट आप लोग किसी बात पे जब हम आगे बढ़ाते हैं क्लास को। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस इतना अच्छा तरीका से क्लास में ज्वाइनिंग किए हैं, और मतलब बहुत अच्छा तरीका से आप लोग क्लास कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट आप लोग को बता दें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हु इज द डेवलपर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो निर्माता या डेवलपर कौन है? तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है चार्ल्स बेबेज लिखा हुआ है। तो आप लोग तो इसका तो आंसर कुछ स्टूडेंट दिए हैं, कुछ स्टूडेंट नहीं दिए हैं। कोई बात नहीं, लेकिन देना चाहिए, आप लोग को भी सभी का आंसर देना चाहिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्यूटर का पूरा फुल फॉर्म देखिए यहाँ पे आप लोग को लिख के दिए हैं। आप लोग कुछ स्टूडेंट आंसर भी किए हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। जैसे हम अपना बिजनेस में मापते हैं ना, कोई भी चीज़ को मापते हैं, केजी से मापते हैं, लीटर से मापते हैं, क्विंटल से मापते हैं, टन से मापते हैं, उसी तरह से हम लोग अपना कंप्यूटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसमें चिप का प्रयोग किया जाता है, वह चिप को जो हम लोग मापते हैं, सबसे मापने का सबसे छोटा यूनिट को बीट बोला जाता है। मापने का सबसे छोटा यूनिट को बीट बोला जाता है। आप लोग इसका आंसर आप लोग यहाँ पर देख ही लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बोलता है कि कंप्यूटर में एक नेबल बराबर कितना, मतलब क्या होता है? एक एक नेबल बराबर 4 बीट होता है। एक नेबल बराबर 4 बीट होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, जो बोलता है 1 बाइट इक्वल टू, 1 बाइट बराबर 8 बीट्स होता है। 1 बाइट बराबर 8 बीट्स होता है। बाइट हो गया, बीट हो गया, केबी हो गया, जीबी हो गया, एमबी हो गया, ये सभी मेमोरी यूनिट कहलाता है। हम लोग अपना सिस्टम के मेमोरी को जब मापते हैं, उसका एक यूनिट हो गया ये। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सीपीयू का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए सीपीयू का यहाँ फुल फुल फॉर्म पूरा लिखा हुआ है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आप लोग तो अच्छा तरीका से आप लोग समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस इसके बाद देखिए बता रहा है आप लोग को, हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन सीपीयू। सीपीयू का कितना पार्ट्स होता है? सीपीयू में सीपीयू का 2 पार्ट्स होता है। एक सीयू होता है, एक एलयू होता है। सीपीयू का 2 पार्ट्स होता है, एक सीयू होता है, एक एलयू होता है। सीपीयू का दो दो पार्ट्स होता है। तो यहाँ देखिए 2 पर आंसर आप लोग रेड कलर किया हुआ है। इतना तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। पता है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? ये बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी को पूछ देता है तो इसका जवाब देना पड़ता है। तो बोलता है कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन जो सीपीयू को कहा जाता है। तो आप लोग यहाँ देख कुछ, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज डैश। कंप्यूटर सिस्टम में जो ब्रेन है, इसको किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बोलता है कि ये जो है आप लोग को ये उदाहरण है, इस उदाहरण में से सॉफ्टवेयर विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। इसमें से सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन नहीं है? जैसे MS ऑफिस, ये भी सॉफ्टवेयर है। टेली, ये भी सॉफ्टवेयर। गूगल क्रोम, ये भी सॉफ्टवेयर है। माउस, ये सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। इसीलिए इसका आंसर हुआ 4 नंबर, माउस। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी कंप्यूटर जनरेशन आर देयर। कंप्यूटर में जो है कितना जनरेशन होता है? 5th जनरेशन तक होता है कंप्यूटर में। ये कभी कभी देखिएगा 11th जनरेशन, 12th जनरेशन, 10th जनरेशन,
ये 5th जनरेशन का ही भाग है, यानी 5th जनरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। कभी भी दुकान में जाइएगा बोलेगा 10 जनरेशन है, 11 जनरेशन, इसका मतलब क्या, ये मतलब 5 जनरेशन का भाग हुआ, यानी 6 जनरेशन अभी तक बना नहीं है। अगर कोई 11 जनरेशन बोल रहा है तो समझिए 5.11 हुआ वो। तो अभी कोई पूछेगा हाउ मेनी कंप्यूटर जनरेशन आर देयर, अभी कंप्यूटर अभी कितना जनरेशन तक है, तो अभी कंप्यूटर आपका 5 जनरेशन तक ही है, 6 जनरेशन अभी तक बना नहीं है। अगर कभी 10, 11, 12 अगर कहीं सुने होंगे तो 5th जनरेशन का ही पार्ट है। आप लोग अगर किसी का खुला हुआ है स्पीकर तो आप लोग स्पीकर बंद कर दीजिए, कारण मेरा वीडियो खराब हो जाएगा ऐसे में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आप देखिए तो क्या बोलता है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। कंप्यूटर का पहला जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था, कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था, 1946 से 1959 कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन का पीरियड था। इस मतलब 1946 से लेकर 1959 तक जो भी कंप्यूटर बना उसको फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कहा जाता था। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोलता है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर व्हिच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हुआ था, इसमें से कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 13 नंबर में, इन मेमोरी फुल नेम ऑफ केबी। केबी का पूरा नाम क्या होता है, केबी का पूरा नाम देखिए आप लिखा हुआ किलो बाइट। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, अगर आप लोग का जो क्या बोलते हैं क्विज जो होगा ना, इसी में से सवाल पूछा जाएगा। आप लोग का जो क्विज होगा यहाँ ऑफलाइन, इसी से सवाल पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोलता है हाउ मेनी टाइप ऑफ मेमोरी आर देयर। मेमोरी का कितना पार्ट्स होता है, तो आप लोग को बता दिए मेमोरी का 2 पार्ट्स होता है। तो मेमोरी का 2 पार्ट्स क्या होता है, एक प्राइमरी मेमोरी होता है, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी होता है। मेमोरी का 2 पार्ट्स होता है, एक प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ देखिए 2 लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल कौन सा होता है, रैम होता है। अगर मतलब कोई दिक्कत है तो फिर हम लोग को ऑफलाइन क्लास में बताइएगा, उसके बारे में और अच्छा तरीका से बताएंगे। और जब हम लोग पढ़ रहे हैं एमसी तो शॉर्ट में होता है, इसलिए शॉर्ट में बता दिए, लेकिन रैम के बारे में एक अच्छा से पूरा आप लोग को क्लास दिया जाएगा, जिसमें कि रैम और रोम पूरा अच्छा तरीका से समझाएंगे। तो इसलिए आप लोग चिंता मत कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं। इस इसके बाद बोल रहा है which of the flowing is the example of इनपुट डिवाइस। इसे इसमें से इनपुट डिवाइस का एग्जांपल कौन है, कीबोर्ड भी आपको इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। ऑल ऑफ द यानी इसमें से सभी जो है ना इनपुट डिवाइस का ही एग्जांपल है, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। इसके बाद यहाँ बोल रहा है सीपीयू कांस्टेंट ऑफ डैश। सीपीयू जो होता है ना, सीपीयू का जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, एएलयू प्लस सीयू होता है। तो आप लोग को बता दिए थे सीपीयू का 2 भाग होता है, एक एएलयू होता है और दूसरा सीयू होता है। तो आप लोग को यहाँ तक बता दिए। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट। वैसे तो हो ही गया, ये भी हो गया आप लोग को। इसके बाद नेक्स्ट क्या देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसमें से कंप्यूटर सिस्टम का एग्जाम्पल कौन, इसमें से मतलब जनक विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नॉट कंपोनेंट ऑफ
कंप्यूटर सिस्टम, इसमें से कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट्स कौन सा नहीं है? जैसे इनपुट डिवाइस, ये कंप्यूटर सिस्टम का ही पार्ट हो गया। मेमोरी, ये भी कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट हो गया। ये जो 3 नंबर है, ये कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो आप लोग देखिए, इस टाइप से आप लोग समझ गए होंगे। और आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट लिए कि नहीं? आप लोग मतलब जो है मैसेज करके बताइए, इसका स्क्रीनशॉट लिए आप लोग? ठीक है, सर यूट्यूब पे देख लेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट, अब जो जहाँ से छोड़े थे क्लास, वहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट। यानी जब तक क्लास खत्म नहीं होगा तब तक सब जुड़ते रहेगा। चलिए ये वाला आप लोग जो है, हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। डेसिमल इंटू हेक्साडेसिमल। तो देखिए, डेसिमल इंटू हेक्साडेसिमल एक बार आप लोग को समझा देते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये जो आप लोग को यहाँ पे है डेसिमल इंटू हेक्साडेसिमल, ये जो यहाँ सॉल्व किया हुआ है, आप लोग इस चीज को समझे कि नहीं समझे? यहाँ इसका आंसर 30 आया है, आप लोग इसको समझे? ठीक है। ये जो सवाल सॉल्व किया, सभी आदमी समझिए इस सवाल को। अगर जो नहीं समझे हैं, एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए यहाँ पे। ठीक है, सभी आदमी समझ गए। देखिए आप लोग को बोले थे, अगर आपको हेक्साडेसिमल को, डिसिमल को अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, डिसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कितना से भागा देते जाना है? डिसिमल को हेक्सा, और आदमी सब बोलिए, डिसिमल को हेक्सा, यहाँ 16 से भागा देते जाना है। अब देखिए यहाँ पे 16 से भागा दिए, 798 को 16 से भागा दिए, कितना बार में कटा? 49 बार में कटा। 16 को 798 यानी 16 भागा 798 कीजिएगा। सॉरी, यहाँ पर भागा दीजिए, यहाँ पे 16 भागा 798 भागा दीजिएगा, 49 बार में कटा। यहाँ पर ई का मतलब क्या होता है बताइए? यहाँ ई का मतलब क्या हुआ? आप लोग को पता है ई का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे ई 14 सर। 14 हुआ। ठीक है, जो नहीं समझे वो समझ लीजिए। 10 ए बराबर 10, बी बराबर 11, सी बराबर 12, डी बराबर 13, ई बराबर 40, 14, 40।
यहाँ पे क्या हुआ, तो 798 को 16 को भागा दिए 798, तो 49 बार में कटा और शेष बच गया कितना, 14। फिर 16 को 49 से भाग दिए, 3 बार में कटा और शेष बच गया 1। तो इधर से आप लिखते चले जाइए, तो इधर से लिखिएगा तो क्या लिखागा, पहले 1, पहले कितना है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 हो गया, 1 है तो 1 हो गया। यहाँ पर 14 नहीं लिखाता है, 14 ई के बदले में ई लिखाता है, यहाँ हो गया ई लिखिए, ई हो गया। बस इतना ही, समझ गए आप लोग। सर एक बार फिर से। आप लोग को बोले थे जो अगर आपको जो है ना डिसिमल को अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो भागा देना पड़ेगा 16 से, क्योंकि हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। अब जो है ना 798 है, उसको आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, 798 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आप लोग भागा दीजिए, मोबाइल निकालिए, 798 को 16 को भागा दीजिए 798 में, कितना आता है, कितना बार में कटेगा, बोलिए, ये मैसेज करके बताइए। 49 बार में कटेगा, तो यहाँ देखिए 49 लिख दिए, शेष कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा, शेष 14 बचेगा, 14 बराबर ई, 14 लिखा नहीं जाता है हेक्सा में, 14 वो का मतलब ई होता है। तो यहाँ 49 यहाँ जितना बार में कटा वो इतना यहाँ पे लिखिए, और शेष जो बच गया है यहाँ पर लिख दिए। फिर 49 को भागा देंगे मतलब 16 से, कितना बार में कटेगा, 49 को भागा देंगे फिर 16 से, कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। शेष कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा, 1। तो 3 यहाँ पे लिख दिए, 3 यहाँ पर लिख दिए और शेष यहाँ पर लिख दिए। अब 16 से 3 में भागा लगेगा क्या, 16 से 3 में भागा लगेगा, नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा तो छोड़ देंगे, तो बस नहीं लगेगा भागा, अब छोड़ देंगे। अब यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे चलेंगे, तो नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, तो यहाँ 3 है तो यहाँ 3 हो गया, 1 है तो 1 हो गया, 14 तो लिखा नहीं जाता, 14 जो ई हो जाएगा। अब इसमें आंसर आप भर सकते हैं 31 ई, इसमें आंसर भर दीजिए 31 ई। समझ गए कि अभी भी कंफ्यूजन है, समझ में आ गया आप लोग को। ठीक है, ठीक है, हम लोग आगे बढ़े। अब देखिए, पहले हम भागा दे रहे थे ना, अब गुना होगा। पहले भागा होता था, अब पॉइंट के बाद अगर कुछ करना होगा ना तो गुना होगा। पॉइंट के बाद अगर कुछ करना है तो गुना। अगर डिसिमल को बाइनरी से डिसिमल टू बाइनरी को कन्वर्ट करना है, अगर पॉइंट वाला डिसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, पॉइंट में 0.625 अगर इसको करना है तो क्या करेंगे, बाइनरी का बेस कितना होता है, बाइनरी का बेस कितना होता है आप लोग बोलिए, बाइनरी बेस 2 होता है। इसको क्या करेंगे, 2 से गुना करते जाएंगे। अगर डिसिमल टू बाइनरी करेंगे और पॉइंट वाला तो क्या करेंगे, गुना करते जाएंगे। अगर इस टाइप से पॉइंट वाला रहेगा, इसको 0.625 रहेगा, उसको बोल रहा है डिसिमल टू बाइनरी कीजिए, तो 2 से गुना करते जाएंगे। देखिए यहाँ पर है 0.625 को हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, यानी मतलब ये डिसिमल है और इसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, 0.625 को 2 से गुना करेंगे, कितना होगा,
0.625 को गुना करेंगे 2 से, इसका आंसर होगा 1.25। आप यहाँ पर 2 पार्ट में लिख सकते हैं, यहाँ 1 लिख सकते हैं और यहाँ 2.5 लिख सकते हैं। फिर 2.5 जो यहाँ पर आया, फिर इसको 2 से गुना कीजिए, तो 2 से गुना कीजिएगा, इसका आंसर आएगा 0.5 आएगा। तो 0.5 आएगा, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे, तो 0.5 आएगा, तो यहाँ पर 0.5 का मतलब क्या होता है, 0.5। तो 0 यहाँ पर लिखेंगे और 5 को यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद फिर 0.5 को 2 से गुना करेंगे, तो 1.0 होगा। 1 को यहाँ पे लिख देंगे और 0 को यहाँ पे लिख देंगे। 1 को यहाँ पे लिख देंगे, 1 को यहाँ पे लिख देंगे, 0 को यहाँ पे लिख देंगे। अब ऊपर से आप लिखते जाइए, इसमें ऊपर से लिखाता है, पहले पहले जो बताते हैं उसमें नीचे से लिखाता है। इसमें अगर पॉइंट बुला रहेगा और उसमें डिसिमल टू बाइंडिंग करना रहेगा, तो अब ऊपर से आना पड़ेगा। तो ऊपर से पहले क्या है, 1 है तो 1 लिख देंगे, पहले पॉइंट है तो पॉइंट बिठा दीजिए, 1 है तो 1 लिखेंगे, 0 है तो 0 लिख देंगे, फिर 1 है तो 1 लिख देंगे। 0.101 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए आंसर यहाँ पर किया हुआ है। समझ गए कि आप लोग कि नहीं समझे इसको? ये जो बताए अभी आप लोग समझे? अगर किसी को समझ में नहीं आया तो फिर बताइए, फिर हम आगे दूसरे तरीके से भी बताएंगे। एक बार बताइए फिर। आप देखिए, अगर आपको बोलेगा पॉइंट में देगा, पहले तो पॉइंट वाला नहीं था ना, अगर पॉइंट में कोई दे देगा और बोलेगा डिसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, तो डिसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, तो पहले क्या होता था, 2 से भागा होता था, और जब पॉइंट वाला आ जाएगा तो यहाँ पर गुना होते चले जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा तो गुना होते चले जाएगा। अब आप इसको गुना करते जाइए, क्या कि डिसिमल मतलब बाइनरी का बेस 2 होता है, जो मतलब बेस होता है उसको इससे गुना करते चले जाइए। अब 0.625 को 2 से गुना कीजिएगा, क्योंकि हमको बाइंडिंग में कन्वर्ट करना है, इसीलिए 2 से गुना करना पड़ रहा है। 2 से गुना कीजिएगा तो उसका आंसर आएगा 1.25। तो 1 को यहाँ पे लिखेंगे और 25 को यहाँ पे लिखेंगे, फिर इस 25 को भागा गुना करेंगे 2 से, तो 0.5 आएगा। तो पॉइंट मतलब पॉइंट से पहले कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो 0 है, तो 0 को यहाँ पे लिखेंगे और 5 को यहाँ पे लिखेंगे, 0.5 लिखिएगा, फिर 5 को 2 से गुना कीजिएगा तो 1.0 होगा, तो 1 यहाँ लिखेंगे और 0 यहाँ पे लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे और इस ऊपर से जो भी आया है आंसर इसको लिखना शुरू करेंगे। तो 1 है तो यहाँ पर 1 लिखा गया, 0 है तो यहाँ 0 लिखा गया, फिर 1 है तो यहाँ पर 1 लिखा गया। इसका आंसर इसमें आप भर सकते हैं 0.101, इसका आंसर ऐसे भर सकते हैं। समझ गए आप लोग? डिवाइड होगा, इसमें इंटू होगा, डिवाइड पहले होता था, पॉइंट वाला जो नहीं बताया था इससे पहले, जब पॉइंट वाला स्टेप से आएगा तो डिवाइड की जगह इंटू होगा। ठीक है। और देखिए एक तो एग्जाम्पल यहाँ भी समझाया हुआ है, अगर आपको इस टाइप से डिसिमल इंटू हेक्साडेसिमल करना हो, डिसिमल इंटू हेक्साडेसिमल करना हो, तो आप क्या इस बार कितना से गुना करेंगे, पॉइंट वाला को गुना 16 से, तो 16 से गुना करेंगे, यहाँ देखिए 16 से गुना कर देंगे यहाँ पे, तो 16 से गुना करने के बाद देखिए कितना आया, तो 16 से गुना करेंगे, इसको 16 से गुना करेंगे, इसका आपका आंसर आ गया
14.88 14 का यहाँ पे लिखिए, 8 को इधर आप लिख सकते हैं। फिर इधर जो 88 आया इसको फिर से 16 से गुना कीजिए, आया 14.08 आ गया, तो 14 यहाँ लिखिए और 0 और 8 को आप यहाँ पे लिखिए। इधर को फिर इसको 16 08 को फिर 16 से गुना करेंगे तो 1.28 आ गया, तो 1 यहाँ पे लिखिए और 2 8 को इधर लिखिए, फिर 2 8 को फिर गुना करेंगे 16 से 4.48 होगा, यहाँ 4 इधर लिखिए और 4.48 इधर लिखिए, फिर 4.48 को 16 से गुना कीजिए, आया 7.68 लिखिए, यहाँ पर 7 इधर लिखिए, 6 और 8 को इधर लिखिए। अगर नहीं कटे ना तो 5 अंक तक गुना कीजिए, नहीं कटे तो बस 5 अंक तक 5 बार गुना करते जाइए। 5 बार में अगर पूरा अगर मतलब खत्म ना हो तो उसको छोड़ दिया जाता है। अभी कभी की भी तो गुना करते जाइए, बस उसका जो है आपको कभी उसका अंत ही नहीं होगा। जब अंत नहीं होने वाला रहेगा तो 5 बार ही किया जाता है, 1 2 3 4 5, 5 बार तक में आ गया आंसर, ठीक है। नहीं तो जो आपको जहां तक 5वां नंबर है 5वां नंबर तक आकर इसको छोड़ देंगे और ऊपर से इसका आंसर लिखना शुरू करेंगे। ऊपर से आप लिखते चले जाइए, तो ऊपर से लिखिएगा तो ऊपर से क्या आ रहा है यहाँ पर, E 4 7 आपका ये आंसर आ गया। सर समझ, 1 छूट गया। और 1 छूट गया, 1 कहाँ, हाँ चलिए 1 छूट गया, आप लोग दे दीजिएगा, सॉरी। समझ गए ना आप लोग? सर एक बार फिर से समझाइए। देखो आप जो है ना 5-7 मिनट में कट हो जाएगा। आप बताओ, मतलब जो है ना हेक्सा का बेस कितना होता है? हेक्सा का बेस कितना होता है? 16। 16 होता है। पॉइंट, देखो पॉइंट वाला नहीं था ना तो हम लोग भागा आराम से देते जा रहे थे। जब पॉइंट में वाला आ जाएगा तो दिमाग में रखना, इस टाइप से इंटू करके इसका आंसर निकाला जाता है। तो आप देखो यहाँ पे पहले जितना बेस होता था उतना से भागा दिया जाता था जब पॉइंट वाला नहीं होता था, तो अगर पॉइंट वाला आ जाएगा तो भाग के जगह पे इंटू शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करें हम, 9.3 को इसको हमको कन्वर्ट करना है हेक्सा में, तो 9.3 को 16 से भागा दे गुना करेंगे। 16 से क्यों गुना करेंगे? क्योंकि मतलब हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे, हेक्सा का बेस होता है 16। अब आपको 9.93 को 16 से इंटू कीजिएगा, इसका आंसर आपका इसका आंसर आ जाएगा, आपको ये आंसर आ जाएगा। आपको 14 इधर लिखिए और 88 को आप इस साइड लिखिए, तो जो ये साइड वाला लिखते हैं ना उससे गुना होते जाता है, पॉइंट के बाद जो आता है उससे गुना होते जाता है। फिर 88 इधर आया तो फिर 88 को फिर 16 से गुना कीजिए, हुआ 14.08, 14 इधर लिखिए और 0 और 8 को इधर लिखिए, तो 0 8 को फिर जो इतना आया उसको फिर 16 से गुना कीजिए, तो 16 से गुना करने के बाद फिर आया 1.28 आया, तो 1 को इधर लिखिए और 28 को इधर इस साइड लिखिए। 28 जो आया फिर उसको 16 से गुना कीजिए तो हो गया 4.48, 4 इधर लिखिए, आप पॉइंट जो 4 8 लिखा तो 4 8 को इधर लिखिए, तो 4 8 जो आया फिर उसको 16 से गुना कीजिए, 7.68 आया, तो 7 इधर लिखिए, 6 8 को इस साइड लिखिए। अगर आपको 5 बार तक में अगर पूरा समाप्त हो गया तो ठीक है, 0 आ गया तो ठीक है, अगर 5 बार तक में 0 नहीं आया तो उसको छोड़ दिया जाता है। ऊपर से लिखते जाइए, जो होगा आपका इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? सर जिस तरह 14 के बदले ई दिया जाता है तो 11 12 हो तो उसके बदले ABCD ही दिया हाँ जाएगा, है ना हाँ सर? हाँ हाँ, 10 होगा तो ए देना, 11 होगा तो बी देना, 13 होगा तो सी देना, ठीक। जी जी। तो चलिए आप लोग हेक्साडेसिमल नंबरिंग सिस्टम मैक्सिमम आप लोग पढ़ लिए, अब थोड़ा सा बहुत ही नंबर सिस्टम बचा है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर नया चैप्टर। तो जूम ऐप पर ही पढ़ने में अच्छा लगेगा कि डायरेक्ट यूट्यूब पे लाइव करेंगे वो अच्छा लगेगा? आप लोग को क्या अच्छा लगेगा, जूम ऐप से पढ़ना अच्छा लगेगा कि डायरेक्ट यूट्यूब पे लाइव? जूम ऐप पे सर ठीक रहेगा। जूम ऐप पे ठीक सर रहेगा।
सर आपका फाइवर स्टार्ट हो गया, हाँ फाइबर स्टार्ट हो गया। तो यूट्यूब पे ही करिए, वो सही रहेगा। अच्छा ठीक है, एक दिन यूट्यूब पर करके देखेंगे कैसा लगता है। अगर स्टूडेंट को अच्छा लगेगा तो यूट्यूब पर हम लोग जारी रखेंगे। ठीक है। एंड आपको भी प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। तो ठीक है, आप देखते हैं, पहले हम ट्राई करेंगे, सबको बुलाएंगे एक बार यहाँ क्लास में जोड़ेंगे यूट्यूब में, सबको बता देंगे, उसके बाद फिर आप लोग वहाँ क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है। तो ठीक है, आप लोग बस इतना ही तक आज रखेंगे। आप लोग क्लास में बहुत अच्छा तरीका से जुड़ रहे हैं, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को गुड नाइट बोलते हैं। आप लोग जाइए, खाना पीना खाइए, आराम कीजिए। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।